दोस्तों हम कर रहे हैं अपनी व्याकरण की सीरीज। इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं संधि। और संधि में आने वाली हमने स्वर संधि को पढ़ लिया था, उसके भेदों के बारे में हमने जान लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। इसमें हम देखेंगे व्यंजन संधि और उसके नियम। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। सबसे पहले अगर हम बात करें व्यंजन संधि की, तो जब हमने अपनी पहली क्लास लगाई थी तो उस वक्त हमने पढ़ा था कि प्रथम वर्ण यदि व्यंजन हो तो उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। वो हमने सामान्य से उसके बारे में पढ़ा था, लेकिन आज हम विस्तार से देखते हैं कि व्यंजन संधि क्या होती है। दोस्तों अगर संधि का प्रथम वर्ण व्यंजन हो तो व्यंजन संधि कहलाती है। तो प्रथम वर्ण से अभिप्राय देखिए, हमने पहले भी बात की थी कि जो संधि होती है वो वर्णों के मेल को कहा जाता है। ठीक है, तो वर्णों के मेल कैसे, हमारे पास दो पद होंगे, एक पूर्व पद एक उत्तर पद। पूर्व पद का हम आखिरी वर्ण लेते हैं और उत्तर पद का हम पहला वर्ण लेते हैं। तो उनको मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहा जाता है। तो कहने का अभिप्राय यहां पर यह है कि पूर्व पद का यदि अंतिम वर्ण यदि क्या हो, व्यंजन हो, तो वो क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि कहलाएगी। लेकिन दूसरा जो इसका नियम है वो ये भी कहता है कि जो स्वर के बाद व्यंजन आए तो भी क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगी। देखिए क्या कह रहा है कि स्वर के बाद व्यंजन आने से भी क्या हो जाता है, व्यंजन संधि हो जाती है। तो व्यंजन संधि तीन प्रकार से बनती है। देखिए, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो देखिए, व्यंजन के बाद व्यंजन आने से भी क्या हो जाता है, व्यंजन संधि बन जाती है। ठीक है, सिंपल आपने ये याद नहीं रखना है कि पहले क्या होगा, व्यंजन होगा तभी व्यंजन संधि होगी। तो व्यंजन के बाद व्यंजन आएगा तब भी व्यंजन संधि होगी। ठीक है, यदि पहले स्वर है बाद में व्यंजन है तब भी क्या होगा, व्यंजन संधि होगा। देखिए स्वर संधि में हमने क्या पढ़ा था कि दोनों ओर क्या होंगे, स्वर होंगे, चाहे वो ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, वो स्वर संधि होगी। लेकिन व्यंजन संधि में क्या है, व्यंजन संधि में एक साइड स्वर दूसरी साइड व्यंजन हो सकता है, या व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन हो सकता है, या व्यंजन के बाद व्यंजन हो सकता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना। देखिए इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहां पर देखिए वाकीश है, वाक जमा ईश है ना। तो ये देखिए वाक जमा ईश, तो वाक में देखिए क क्या है, क अपने आप में क्या है, व्यंजन है। क्यों, क्योंकि इससे हमने जो अ की ध्वनि है, देखिए ये हलंत कर दिया ना हमने इसको, तो इसका मतलब है कि यहां से हमने जो स्वर था, क्योंकि व्यंजन जो क्या है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जब हमने इसको हलंत कर दिया तो हमने ये माना कि इससे हमने क्या कर दिया, व्यंजन की जो ध्वनि थी, सॉरी जो स्वर की ध्वनि थी उसे हमने निकाल दिया, मतलब अ की जो आवाज थी उसको निकाल दिया। ठीक है, तो यहां पर क रह गया, तो क क्या है, व्यंजन है। और आगे देखिए क्या है, स्वर है ना, ई। कौन सा स्वर, दीर्घ स्वर, बड़ी ई है। ठीक है, तो इसके साथ तो देखिए पहला क्या कह रहा है कि स्वर और व्यंजन और स्वर। ठीक है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है, क क्या है, वो है व्यंजन, आगे क्या है, स्वर है। ठीक है, तो ये होगी एक चीज, व्यंजन के बाद क्या आ गया, स्वर आ गया। दूसरा देखिए दिक जमा अंबर, तो यहां पर भी क से हमने अ निकाल दिया तो व्यंजन है, आगे इसमें भी क्या है, इसमें ह्रस्व स्वर है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा। ठीक है, देखिए सत जमा भावना, तो त में क्या था, अ था, निकाल दिया, फिर क्या बच गया, व्यंजन बच गया। आगे भ है, तो भ क्या है, देखिए ये है व्यंजन। ऊपर देखिए ई स्वर था, अ स्वर था, लेकिन यहां पर भ क्या आ गया, भ जो है वो आ गया आपका व्यंजन। तो देखिए व्यंजन के बाद व्यंजन, तो यहां पर क्या आ रहा है, व्यंजन के बाद व्यंजन, है ना। तो उसको भी क्या कहते हैं, उसको कहते हैं व्यंजन संधि। अब एक चीज यहां पर आपने देखिए कि स्वर के बाद व्यंजन आए तो भी व्यंजन संधि होगी। अब देखिए ये कैसे होता है, अब यहां देखिए आप इसको, जैसे आपके पास है देखिए ये शब्द है, ठीक है, वी जमा छेद। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले क्या है, इसमें ई की आवाज आ रही है ना, तो ई क्या है, वो स्वर है। और आगे क्या है, आगे हमारा छ है, तो छ अपने आप में क्या है, व्यंजन है। तो देखिए स्वर के बाद यदि व्यंजन आता है तो तब भी उसमें क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां पर व्यंजन आ रहा है, एक साइड व्यंजन आ रहा है ना आपका, छ क्या है, वो व्यंजन है, तो इसलिए इसमें भी क्या होगी, व्यंजन संधि होगी। अब हम देख लेते हैं कि जैसे यहां देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए कि वाक जमा ईश, तो इसका क था यहां पर, तो इसका ग हो गया। ये ग कैसे हो गया, ये वाला ग कैसे आ गया, और ये सद्भावना से सद्भावना कैसे हो गया, ये हम विस्तार से देखेंगे व्यंजन संधि के नियमों में कि ये कैसे होता है। तो देखिए चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं व्यंजन संधि के नियम। तो जिस प्रकार हमने स्वर संधि के भेद पढ़े थे, व्यंजन संधि के इस तरीके से कुछ भी भेद नहीं होते हैं, लेकिन व्यंजन संधि के क्या होंगे, नियम नियम होंगे। और वे कौन कौन से नियम हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए पहला जो नियम कहता है वो कहता है एक से तीन होना। तो एक से तीन होने का मतलब क्या है, देखिए
हमने जब वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ा था या वर्णों के बारे में पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ग हैं, वर्ग, ठीक है ना, वर्ग 5 हैं, क च ट त प। तो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। तो ये कह रहा है कि 1 से 3 होने का मतलब है, जैसे क वर्ग का पहला वर्ण क्या है, एक है ना ये, तो ये क है, तो इसका तीसरा क्या है, ग है, ठीक है। ठीक वैसे ही ये कह रहा है कि 1 से तीसरे में चला जाएगा। जैसे हमने अभी देखिए यहां पर हम उदाहरण भी देख रहे हैं साथ साथ में, दिक जमा गज, तो 1 से तीसरा बन रहा है ना यहां पर, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना है कि कहना क्या चाह रहा है। 1 से 3 होना, ये पहला नियम है कि पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं, प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, या यूं कहें कि अपने ही वर्ग में बदलेगा वो। चलिए पहले आप इतना तक देख लीजिए कि 1 से 3 का मतलब, क से ग, दूसरा क्या आता है चौ, तो चौ से क्या हो जाएगा जौ, तीसरा क्या आता है ट, तो ट से क्या हो जाएगा ड, और चौथा क्या आता है त, तो त से देखिए क्या हो जाएगा द, और पांचवा क्या है प, तो प से हो जाएगा ब, ये बकरी वाला ब, ठीक है। तो ये देखिए ये कह रहा है कि ये है 1 से 3 होना, तो 1 से क्या हुआ 3 हुआ, चौ से जौ तीसरा वर्ण है, ठीक है, ट से ड तीसरा वर्ण है, त से द तीसरा वर्ण है, और प से ब तीसरा वर्ण है। तो ये दोस्तों 1 से 3 होना। तो देखिए ये किस स्थिति में होता है, ये अब समझना बहुत जरूरी है ना। आराम से हम इसको करेंगे, बिल्कुल सोच समझ के, जो भी है ये बहुत सिंपल नियम है, एक बार आपने इसको याद कर लिया तो आप इसको उम्र भर नहीं भूलने वाले हैं फिर, ठीक है दोस्तों। देखिए 1 से 3 होना, अब ये किस स्थिति में होता है ये देख लीजिए। ये देखिए ये लिख रहा है यहां पर कि जो प्रथम वर्ण है, ठीक है, प्रथम वर्ण का मेल यदि सघोष ध्वनि, ये याद रखना है सघोष ध्वनियां। तो ये भी हमने वर्ण व्यवस्था में पढ़ लिया था कि सघोष ध्वनियां कौन सी होती हैं। इसमें आती है आपकी तीसरी, चौथी और जो पांचवा वर्ण है ना, तीसरी चौथी और पांचवी जो ध्वनि है, ठीक है, प्रत्येक वर्ग की, वो क्या मानी जाती है सघोष ध्वनि मानी जाती है। तो इसमें हम पंचम वर्ण को नहीं लेते हैं, जो नासिक है, ये देखिए यहां लिखा हुआ आगे ना नासिक के ध्वनियों को छोड़कर, तो नासिक के ध्वनि को हम इसमें नहीं लेंगे। या तीसरा चौथा जो वर्ण आता है प्रत्येक वर्ग का, उसके साथ किसका मिलन हो जाए पहले का, ठीक है ना, जो प्रथम वर्ण है क च ट त प, उनका मिलन अगर किससे हो, तीसरे चौथे वर्ण से हो, या फिर अन्य जो सघोष ध्वनियां देखिए कौन आती है, स्वर भी आते हैं इसमें। सघोष ध्वनियों में क्या क्या आएगा आपका, सारे स्वर आते हैं, ठीक है, या स्वरों से मिले, या फिर आपके य, र, ल, व, इनसे क्या हो जाए, इनसे ये मिल जाए, कौन आपका क च ट त प, या पहला वर्ग प्रत्येक वर्ग का, तो क्या हो जाएगा, तो जो पहला वर्ग है, पहला वर्ण है, वो अपने ही वर्ग के तीसरे, देखो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। क्लियर है दोस्तों, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। देखिए एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि यदि क च ट त प, पूरा बताता हूं मैं आपको, क च ट त प का मेल सघोष ध्वनियों सघोष ध्वनियों से हो, सिवाय किसके, अनुसार के, तो प्रत्येक वर्ग का जो पहला वर्ण है, जो क च ट त प हैं, वो किस में बदल जाएंगे, ग ज ड द ब में, ग ज ड द ब, तो ये इसमें बदल जाएंगे। क्लियर है। चलिए ये हमने इसके बारे में थोड़ा सा नियम के बारे में जान लिया। अब हम इसको अप्लाई करते हैं कि कहां पर कैसे होता है। देखिए सबसे पहले यहां पर देखिए दिग्गज, तो जो ये दिग्गज है देखिए इसमें क्या है, क है ना, तो क के बाद क्या है ग है, तो ग क्या है सघोष है ना, तीसरा वर्ण है। देखिए हमने बात की थी तीसरा चौथा, पांचवा इसमें नहीं आएगा क्योंकि वो अनुस्वार है। क्लियर है। अगला जो हम नियम पढ़ेंगे वो पांचवें से संबंधित ही होगा। तो अभी आप फिलहाल तीसरा चौथा और य र ल व, मतलब जो भी सघोष ध्वनियां हैं, या अ आ ई से लेकर के जितने भी हमारे स्वर हैं उनके साथ हो। देखिए दिक जमा गज, तो नियम हमने सिर्फ अप्लाई करना है, दी हमने वैसे ही रखना है, क की जगह हमने गौ लगाना है। इसको हलंत इसलिए किया हुआ है क्योंकि इससे हमने स्वर को निकाल दिया, तो हम इसको क्या करेंगे आधा लिख देंगे।
आगे हमने कुछ नहीं करना है, हमने पूरा का पूरा वैसा ही लिख देना है और ये हमारा क्या हो गया, इसकी संधि हो गई। ठीक है दोस्तों, तो कहने का अभिप्राय क्या है, हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ दो वर्णों को क्या किया, चेंज किया। तो जो ये क से हमने क्या कर दिया, गौ बना दिया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बहुत सिंपल और साधारण नियम है, बाकी शब्दों वर्णों में हमने कोई भी हेर फेर नहीं किया, सिंपली क से हमने क्या कर दिया, गौ कर दिया। तो क से गौ कब बनता है, जब उसके बाद क्या हो, कोई सघोष ध्वनि हो, है ना, या तीसरी या चौथी हो वर्ग की ध्वनि, तो तब क्या आ जाता है, जो प्रथम पद का आखिरी जो वर्ण है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। क्लियर है दोस्तों, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको पता ना चले तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता सकते हैं कि यहां पर हमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। इसमें दूसरा उदाहरण देखिए क्या कहता है कि अच अंत चौ, चौ अपने आप में हलंत है, तो ये क्या है, व्यंजन संधि है, व्यंजन है ये। अंत, तो अंत अ क्या है, अ क्या है, अ हमारा सघोष है ना, तो देखिए चौ सघोष से मिल रहा है, तो चौ का जो तीसरा वर्ण क्या होता है, ये देखिए ये जौ यहां आ गया। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, चौ से जौ बन जाएगा, तो ये अजंत हो गया। बहुत सिंपल और बहुत साधारण है दोस्तों, ये थोड़ा सा इसको आपने समझना है, बस ये 1 से 3 का नियम याद रखना है आपने, और इसको याद रखना है कि प्रत्येक वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। अब देखिए ट, षड यंत्र, षट जमा यंत्र, तो ट के बाद क्या है, य, तो य देखिए हमने पहले ही बात की थी, य और ल व भी इसमें आते हैं, किसमें, सघोष में आते हैं ना, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि ये भी किसमें बदल जाएगा, ट भी किसमें बदल जाएगा, ड में, तो ये भी षड्यंत्र हो गया। देखिए ट ठ ड, तो तीसरा क्या है, ड है ना, षड्यंत्र। अगला है देखिए उत जमा भव, तो त का तीसरा भी आप यहां पर आ गया, देखिए त से क्या बन रहा है, द, है ना, उत जमा भव। ठीक है, एक बार इसको फिर से देख लो, देखिए कैसे होगा ये, जैसे उ तो इसको हलंत कर दिया, ये ऐसे हो गया। ठीक है, अब हमने क्या देखना है, तो की जगह हमने द लगा देना है सिंपली, क्यों, क्योंकि भौ क्या है, वो अपने आप में सघोष है। ठीक है, आगे हमने यूं लिख देना है, तो ये ऐसे होगा, देखिए है ना, यहां पर वर्तनी थोड़ी सी अलग हो गई है, हालांकि ये सही है, लेकिन इसका जो रूप होगा वो ऐसे होगा, उद्भव। क्यों, क्योंकि तो जो हलंत था, इसलिए हमने दो को क्या कर दिया, आधा लिख दिया। क्लियर है दोस्तों, तो ये है व्यंजन संधि का जो पहला नियम है कि 1 से 3 होना। आखिरी देखिए इसमें क्या है, आखिरी है इसमें अबद, ये अबद, तो जिसको जलद कहा जाता है। ठीक है, तो ये पर्यायवाची भी आपके लिए हो गया एक। ठीक है, तो इसका क्या आता है, अप हलंत हो गया जमा द। ठीक है, अप होता है जल। ठीक है, अप क्या होता है, जल होता है। तो पौ का जो तीसरा वर्ण है वो क्या है, ब है, तो ब को हमने हलंत कर दिया था, तो ये आधा हो गया, आगे द को हमने ठीक वैसे ही रख दिया, तो ये अबद हो गया। ठीक है, तो अवध किसको कहा जाता है, जलद को, मेघ को, बादल को। ठीक है, तो ये इसके पर्यायवाची भी हैं, देखिए आपको इस तरीके से ये याद रह सकता है। अप का मतलब है जल, द का मतलब है देने वाला, तो जल कौन देता है, बादल देता है। ये है देखिए व्यंजन संधि का जो पहला नियम है, वो ये कहता है कि पहला वर्ग किसमें बदल जाएगा, तीसरे में बदल जाएगा। समझ आ रहा है दोस्तों, अगर आपको पता ना चले तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, और समझ ना आए तो इसके लिए हम फिर से नई वीडियो नए तरीके से देखेंगे कि किस तरीके से थोड़ा सा सरलता के साथ ये चीज हो सकती है। चलिए दोस्तों, अब हम इसका दूसरा नियम देख लेते हैं। देखिए दूसरा नियम ये कहता है कि 1 से 5 होना। तो जब हमने पहले पढ़ा था ना कि अब 1 से 3 हो रहा था, जो हमने उसमें कौन सी पांचवी ध्वनि हमने काट दी थी, तो यहां पर हम इसको लेंगे। तो देखिए 1 से 5 का मतलब क्या है। ठीक है, ये कह रहा है कि देखिए एक बार फिर से इसको, कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल यदि नासिक्य वर्ण से हो। ठीक है, जो पहला वर्ण है देखिए इसका मेल किससे हो, नासिक्य से, पंचम जो वर्ण आते हैं, तो जो नासिक्य हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए ये, या फिर आप कहते हैं ये 5। ठीक है, इनसे हो, तो इनमें से देखिए ये कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग का
प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल यदि नासिक्य वर्ण से हो, तो नासिक्य तो ये 5 ही है ना। ये देखिए, इससे कभी शब्द शुरुआत होती नहीं है ना, न से कभी शब्द की शुरुआत होती नहीं है, और इन से कभी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। तो हमारे पास बचते हैं सिंपली कौन से, ये दो, ये और ये, है ना। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल, आप यहां पर नासिक्य की जगह लिख सकते हैं न और म से हो, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण उसी वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। तो पहले क्या था, तीसरे में बदल जाता है ना, तो यहां पर ये क्या बदल जाएगा, अब पांचों में बदल जाएगा। कब, जब क्या हो, क च ट त प के साथ क्या हो, न और मो आगे आए, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा कि वो पांचों वर्ण में बदल जाएगा। अब देखिए इसमें कैसे, उदाहरण देख लेते हैं। देखिए यहां पर क्या है, सत जमा मार्ग, तो सत में तो हलंत है, व्यंजन संधि है, ठीक है। और आगे हम क्या पढ़ रहे हैं, तो क्या है, तो वर्ग का प्रथम वर्ण है ना, ठीक है। तो वर्ग का क्या है, ये प्रथम वर्ण है, ठीक है। अब ये म से मिल रहा है, तो म क्या है, नासिक्य ध्वनि है ना। तो देखिए तो की जगह हमने सिर्फ तो की जगह लगाना है, क्या लगाना है, उसी वर्ग का। तो वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है, तो, थ, द, ध, न, तो ये है ना, तो थ द ध न। तो इसको हमने लगाना है हलंत करके, ठीक है। ये देखिए हमने कुछ भी नहीं किया, हमने और कुछ भी नहीं किया, सिंपली हमने 100 को 100 ही लिखा, तो की जगह हमने आधा 9 लिख दिया, आगे हमने मार्ग जोड़ दिया, बस दैट्स इट। तो ये क्या है, ये है 1 से 5 होना। तो 1 से 5 किसका हुआ, यहां पर तो से 9 हुआ, ठीक है। जो बीच वाला है देखिए, तो से 9 बन गया ना। तो ये तो से 9 कब हुआ, जब हमारे पास क्या था, आगे क्या थी, ये अनुस्वार था। मो क्या था, अनुस्वार था ना, किसके बाद, प्रथम वर्ण। तो प्रथम वर्ण का तो वर्ग का पहला जो वर्ण है वो तो ही है, ठीक है। तो यहां पर इसलिए ये क्या हो गया, तो जो है पांचवें वर्ण में तब्दील हो गया। क्लियर है दोस्तों, बहुत सिंपल है। एक बार फिर से अगला उदाहरण देख लीजिए, षट मुख। तो का जो अंतिम वर्ण है देखिए, ट वर्ग का, वो कौन सा है, वो है ये वाला नौ, ठीक है, जो यहां लगा है देखिए बीच में, षणमुख। तो ट किस में बदल गया, नौ में बदल गया। बाकी हमने सारी चीजें वैसे ही रखी हैं, देखिए मुख का मुख ही लिखा है, शौ का शौ ही लिखा है, सिंपली इसकी जगह ट की जगह नौ लगा दिया। यही क्या है, यही व्यंजन संधि है। बहुत सिंपल है दोस्तों ये, है ना। इसको सिर्फ आपने समझना है, समझने की कोशिश करनी है कि कहना क्या चाह रहा है। अगला है देखिए, जैसे सत जमा निवेश, सन्निवेश। तो 100 की जगह 100 ही लिखा है, तो की जगह आधा 9 लिख दिया, फिर हमने फिर से क्या कर दिया, 9 लिख दिया, ठीक है। तो ई की मात्रा भी है साथ में, तो हमने इसको यूं लिख दिया, सन्निवेश, सन्निवेश, ठीक है दोस्तों। तो थ द ध न, तो का अंतिम वर्ण क्या है, न है, ठीक है। अप जमा, यहां देखिए अप जमा मय, ठीक है। अप, तो अप हमने पीछे पढ़ा था क्या है, जल, ठीक है। और मय, जलमय, ठीक है। तो यहां पर देखिए अप, तो प का अंतिम वर्ण क्या है, प फ ब भ म। तो आगे का हमने सिंपल वैसे ही रख देना है। क्लियर है। तो ये हो गया अपमय। तत्मय का भी वैसे ही तन्मय, तो के बाद नौ, तो का आखिरी वर्ण क्या है, नौ है, और उसको हमने हलंत कर देना है, इसलिए ये क्या हो गया, तन्मय। तो ये था दोस्तों 1 से 5 होने वाला नियम। तो ये था नियम नंबर 2। अब हम देख लेते हैं 6 संबंधी नियम। किसी भी ह्रस्व स्वर या आ के बाद छ आए तो उसमें छ से पूर्व जोड़ दिया जाता है। छ से पूर्व क्या जोड़ दिया जाता है, च जोड़ दिया जाता है। कब, यदि ह्रस्व स्वर या आ के बाद छ आए। तो देखिए हमने जब आज व्यंजन संधि के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो हमने बोला था कि स्वर के बाद यदि व्यंजन आए तो भी क्या होगा, व्यंजन संधि होगा। तो यहां पर देखिए ह्रस्व स्वर भी आ रहा है, और आ दीर्घ, दीर्घ का सिर्फ आ आएगा देखिए, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाता है, हम सिंपल कुछ नहीं करते हैं, सिंपल हम उसमें ये चौ जोड़ देते हैं, आधा चौ, ठीक है। देखिए उदाहरण देख लेते हैं इसके, जैसे अनु। तो अनु में क्या, देखिए अनु में क्या है, छोटा ऊ है। तो छोटा ऊ का मतलब है यहां पर क्या है, ह्रस्व स्वर है। आगे क्या है, आगे छ से छेद है, तो छ है ना। तो इसमें हमने कुछ नहीं करना है ना। सिंपली क्या बोला इसने, सिर्फ आधा चौ जोड़ देना है, और ये अनुच्छेद हो गया। देखिए सिर्फ आपने इसको याद रखना है, ये जो चीज गई है कि किसी भी स्वर,
ह्रस्व स्वर या आ के बाद छ आ जाए तो छ से पूर्व क्या जोड़ दिया जाता है, चौ जोड़ दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है इतना कर। अगला देखिए प्रति जमा छाया, तो प्रति में ई क्या है, छोटी ई है ना, तो ह्रस्व स्वर है। छाया क्या है, छाया तो छ से शुरू होता है ना, तो इसमें क्या लग गया, चौ लग गया, तो इसलिए इसका हो जाएगा प्रतिछाया। तो बी में भी छोटी ई है, आगे छेद है तो विच्छेद, स्व जमा छंद स्वच्छंद। तो बहुत सिंपल है छ संबंधी नियम भी। अगला जो नियम हम देख लेते हैं वो है म संबंधी नियम। दोस्तों जो म संबंधी नियम है वो भी बेहद सरल है, इसको आपने सिर्फ समझना है कि ये क्या कह रहा है। ये देखिए, ये कह रहा है कि म संबंधी नियम में ये कह रहा है कि म का मेल यदि स्पर्श ऊष्म या अंतस्थ व्यंजन से हो, मतलब कहने का अभिप्राय ये है कि किसी भी व्यंजन से हो म का मेल, तो म के स्थान पर अनुस्वार आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा, बिंदी आ जाएगी। ठीक है, जैसे यहां देखिए परंतु, तो परंतु, परम जमा तू, परंतु। अब देखिए हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपली म को हटा के उसकी जगह क्या लगा दिया, अनुस्वार लगा दिया। म की जगह हटा के क्या लगा दिया, अनुस्वार लगा दिया। क्लियर है दोस्तों। म संबंधी नियम में आपने सिंपली सा याद रखना है कि जहां पर भी आपको लगे कि म से संबंधित कोई भी चीज या कोई भी ध्वनि है या वर्ण है या शब्द है, तो उसमें हमने क्या करना है, सिर्फ अनुस्वार जोड़ देना है। जैसे सम जमा गति, ये देखिए सम जमा गति, तो म को हटा के सिंपली हमने क्या जोड़ देना है, यहां पर ये जोड़ देना। देखिए ऐसे हो जाएगा ये संगति। ठीक है, जैसे संकलन, सम जमा कलन, तो म को हटा के इसके ऊपर भी बिंदी लगा दी। सम जमा योग, संयोग, सम जमा सार, संसार। ठीक है दोस्तों, साधारण है, बहुत इजी नियम है ये जो म संबंधी है। अब इसका दूसरा नियम देख लेते हैं दोस्तों, क्या है दूसरा नियम। इसका कहता है कि म के बाद म आए तो कोई बदलाव नहीं होगा। देखिए म के बाद म आ जाता तो कोई बदलाव नहीं होता। जैसे सम जमा मान, तो देखिए सम में म लास्ट में है, आगे भी म से ही शुरुआत हो रही है, तो ये क्या हो गया, दो म आपस में आ रहे हैं, तो हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसको लिख देना है। ये देखिए ऐसे ही कर देना है इसको। ठीक है, तो म हलंत था इसलिए आधा लिख दिया है, तो ये सम्मान हो गया, सम जमा मुख, सम्मुख। क्लियर है दोस्तों, ये थे व्यंजन संधि के कुछ एक नियम। आगे के हम नियम जो पढ़ेंगे वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको समझ आया दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताइए और मेरा भी हौसला अफजाई कीजिए और अपना भी थोड़ी सी जो जानकारी है उसको बढ़ाइए और हमारे साथ साझा कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई ऊर्जा और नई स्फूर्ति के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।